चलिए, भाई बच्चे सोए नहीं हैं, परेशान रातें भी कर रहे हैं। चलिए, तो इसके पहले एक दिन चर्चा हमने किया था थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में, लेकिन कुछ लोग जुड़े हैं, उसको एक बार पुनः देख लें। जल्दी से बता दीजिए, जवाब देते जाइए आप लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है ये। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? हाँ, मिल रही है। चलिए, तो देखिए, पहले वाला प्रश्न का जवाब है, इन सब 5-6 प्रश्न हमने किया था, इसमें से भारत और म्यांमार है। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना जो है भारत म्यांमार को जोड़ती है। और नीचे वाला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। भी बाद में हम जो है इस पर इसके पहले चर्चा हमने किया था इन सारे प्रश्नों पर। 60 में देखिए आप लोग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? कोई बता सकता है इसमें है जो जो जुड़े हुए हैं? चलिए, एम जोशी का जवाब यहाँ पे इसका है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी? तो इसमें रैयतवाड़ी में क्या होता है कि जो खेत होता है सीधे किसान को दिया जाता है, तो इसमें जमींदारों की पूरी तरह से इसका विनाश होता है। तो इसका डी वाला सही था, इसमें जमींदारी पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें तो महलवाड़ी, जमींदारी और रैयतवाड़ी 3 व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। उसमें पूछता है कि किसने कौन सा लागू किया था। मुझे बहुत याद नहीं इसमें है किसने क्या लागू किया था, लेकिन ये परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है। डी। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के जो डी वाला इसका है, ये जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। गंगा नदी के किनारे गांव को खुले शौच से मुक्त कराना है और गंगा के तट के गांव को जो है गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना है। सभी इसका जवाब सही है, इसका डी वाला सही कर देंगे आप। चलिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? इसका जवाब है जेबी कृपलानी। भारत जब आजाद होता है तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी थे। अब ये दुविधा में है कि जेबी कृपलानी लेडीज है जेंट्स है, इसको देखना पड़ेगा। बता दीजिए भाई एक बार, कोई इसके पहले बताया था किसी ने? इसके लेखक कौन है? गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? तो शाहिद अमीन इसका जवाब है। शाहिद अमीन दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ उपस्थित हुए? तो इसका जवाब आपका जो है, बता दीजिए एक बार, कोई जवाब दे दीजिए। इस पर विस्तृत चर्चा किए थे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटते हैं, भारत आते हैं 1915 में। और प्रथम बार गांधी जी कहाँ पर उपस्थित हुए थे? और वहीं पर गांधी जी की प्रथम मुलाकात इनके राजनीतिक गुरु से हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। मदन मोहन मालवीय भी मिले थे वहां पे। इसका जवाब है बीएचयू, बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में बनारस बीएचयू के उद्घाटन होना था, वहां जाते हैं, वहीं पर इनके गोपाल कृष्ण गोखले मिलते हैं और वो कहते हैं कि पहले भारत के बारे में जानना, अगर आपको पूरे भारत का पहले विचरण करोगा, पूरे भारत को पहले घूमो। तो गांधी जी पूरे भारत का विचरण करते हैं। उसके बाद 17 में चंपारण वाले में शामिल जाके होते हैं। चलिए देखिए, अगला है ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है? इसका जवाब बीएसएफ है। इस पर भी चर्चा हम लोगों ने किया था। बीएसएफ जो है आतंकवादियों से बचने के। हाँ देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बता दीजिए, कोई पढ़ देना। 22। चलिए, 22 भाषाएं हैं, बिल्कुल जवाब सही है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली? क्या सही करेंगे? मुंबई। मुंबई मुख्यालय इसका है। पोटान की खोज, मैंने बताया था कि ईटा पर नाचे सूत्र याद कर लीजिए, उसी से इसका जवाब दे दीजिए। बता दीजिए भाई, पोटान खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है? कौन सही करेंगे इसमें से? ये पहला वाला सही इसका है,
10 के घाते -10 माइक्रोन। इसका जो आपका जवाब पहला वाला सही है। और वैक्सीन जो लग रही है कोविड वाली, उसे वैक्सीन कोई भी हो, वैक्सीन का तो शाब्दिक अर्थ है, वैक्सीन का क्या होता है? अच्छी एंटीबॉडी। गाय होता है। नहीं, गाय होता है। काउपॉक्स करके मैंने कई बार सर्च किया इसको यूट्यूब पे, बाकी जगह जाके देखा, जिसमें मेरे भी समझ नहीं आ रहा था कि गाय सही कैसे कर रहा है। तो वहां पे काउपॉक्स करके लिखा था पहले, और काउपॉक्स में बाद में जाकर के इसको काउ लिखा है। तो यहाँ पे काउ का गाय हिंदी वर्जन लिखा हुआ है। वैक्सीन का शाब्दिक अर्थ गाय है। इंडिया का पहला निर्यातक उपकरण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जवाब आपका है कांडला बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पे है भाई, कोई बताएगा? कांडला कहाँ पे है? शायद गुजरात में है कांडला बंदरगाह। गुजरात में है। गुजरात में शायद है। यही से आपका होना था, प्रश्न आपका होना था। अब यहाँ से देखिए आप लोग बढ़िया से। चलिए, पहला प्रश्न हमारा, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? कोचरबा आश्रम, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल और अहमदाबाद कारागार। क्या सही करेंगे? साबरमती। क्या सही? इसका जवाब साबरमती आश्रम है। गांधी जी के नाम से आश्रम था ये। साबरमती के संत कहा भी जाता है इनको है। पोरबंदर में है आश्रम है, साबरमती आश्रम। निर्गुण भक्त का अर्थ हो क्या होता है भाई? निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ है? शैव स्वरूप की उपासना, वैष्णव स्वरूप की उपासना, अवतार की उपासना, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। ईश्वर के निराकार स्वरूप। जवाब सही बिल्कुल है। ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना निर्गुण भक्ति में की जाती है। और सगुण और निर्गुण जो बना था, सगुण रूप में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी थे, और निर्गुण में जो है आपके ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में जायसी का नाम खास कर आता है। ज्ञान मार्गी में जो है आपके तो क्या नाम इनका है, कबीरदास और बाकी पोपा, बाकी लोग जो थे गुरु जी तो रामानंद के जो थे ये शिष्य थे, ये लोग इनमें आते हैं ज्ञान मार्गी वाले में। ईश्वर, ये जो है निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? ट्रेड यूनियन जो कंपनी कोई बनाता है, कोई जब है, उसमें कई लोग कम से कम होने चाहिए? 10। इसका जवाब 7 सदस्य कम से कम होने चाहिए ट्रेड यूनियन के लिए। द दलित बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, रविशंकर, जगदीश वासुदेव। क्या सही करेंगे? दलाई लामा ने लिखा इसको है। पुस्तक के लेखक आपको दलाई लामा है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये बौद्धों के जो है अनुयायी हैं, और वर्तमान में तिब्बत में निवास था इनका, वहां से निष्कासित भारत ने इनको शरणाश्रय दिया हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का उद्देश्य क्या है? जमीन स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, उपयुक्त सभी। और चलिए देखते हैं, सभी सही होना चाहिए। इसका सभी सही है, सारी चीज इसमें आएगा इसके अंतर्गत आपके। नियंत्रित उद्योग से क्या आशय है? नियंत्रित उद्योग से आशय क्या है भाई? इस उद्योग को हम नियंत्रित उद्योग कहते हैं। कोई ऐसा उद्योग जिसका संग या नियंत्रण में लिया जाना? कोई पढ़ लीजिए, आप जवाब दीजिए इसका। सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? दिख रहा है सर। तो पढ़ के जवाब दीजिए इसका, क्या सही करेंगे आप लोग? चलिए जवाब देख लीजिए, उसी को हम लोग सीधे डी होते हैं। जवाब
पहला वाला ए। सही इसका है। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकतंत्र में समीचीन घोषित कर दिया गया हो। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर, मतलब कोई ऐसा उद्योग हो जिसके केंद्र द्वारा अपने नियंत्रण में लेना चाह रहा है और कह रहा है कि लोकहित की बात है, ऐसे उद्योगों को नियंत्रित उद्योग के नाम से जानते हैं। पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने पेश की थी? मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, हरार पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसने? तो बता दे भाई, क्या सही करेंगे इसमें आप? इसका हमें लग रहा है कि मुस्लिम लीग है। चलिए, पीरपुर रिपोर्ट के बारे में बहुत पता हमको नहीं क्या चीज है, लेकिन ये मुस्लिम लीग ने इसको पेश किया था। अगला, रा की स्थापना कब हुई थी? रा माने फुल फॉर्म बताओ कोई भाई, रा का फुल फॉर्म क्या होता है? रा की स्थापना कब हुई थी? जैसे आपका सीबीआई जैसे आपका है, सीबीआई जैसे काम करता है, बिल्कुल उसी तरह की प्रक्रिया इसकी भी है, रा की भी। बिल्कुल एक तरह से इंटेलिजेंट ये भी है। तो 1968 में स्थापना हुई थी, रा की स्थापना 1968 में हुई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताइए भाई, आना चाहिए। 1925। 1916 लिखा हुआ है इसका जवाब, 1916। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। क्या सही करेंगे? सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? ये तो आना चाहिए भाई, सबको आना चाहिए, ये जवाब सबको आना चाहिए इसका। ऑक्सीजन। बिल्कुल जवाब सही आपका है। सबसे अधिक मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन ही होता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कई बार घूम घूम के प्रश्न आता है ये। कहाँ पे? उत्तरांचल। उत्तरांचल। उत्तराखंड में है या उत्तरांचल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। देहरादून में है ये, उत्तराखंड के देहरादून में है ये फूलों की घाटी। बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ था? बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ था? 1933, 1935, 1937, 1947। 1947। 1937 सही जवाब इसका है। 1937 में बर्मा जो भारत से, ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। इस अधिनियम द्वारा, अधिनियम कौन सा था वो? 1935 में अलग हुआ, 35 वाला अधिनियम भी रहा होगा। 35 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम भी है। किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2004 में, 2008 में? 8। अभी किसान कानून जो वापस हुआ है, उसे प्रश्न इस पर बनाएगा नहीं, क्योंकि सरकार की बेइज्जती वाली बात है। ये प्रश्न यहाँ से, कुछ प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो थोड़ा सा उसको भी देखने वाली चीज है। करंट में प्रश्न आपके किसान वाला जो है, इसमें शायद प्रश्न ना आया यहाँ से, फिलहाल देख लेना चाहिए, हो सकता आ ही जाए। सरकार बैकफुट पे आए तो अपनी किरकिरी नहीं करवाएगी वो। तो 2004 में जो है किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 2004 में किया गया था। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी गई थी? राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी गई? जवाब देख लीजिए इसका। 2007 में, 4 में बना थी, 4 में आया था और 2007 में इसको मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न आपका है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा?
2023 या 24 में शायद है ये। बताइए, कोई किसी को याद है? 24 23 या 24 में है ये। चलिए 23 में है। 2023 में भारत में मेजबानी मिलेगी। 2000 पुरुष हॉकी जो विश्व कप होता है, भारत मेजबानी में 2023 में रहेगा। तो 21 चल ही रहा, 21, 22, 23 2 साल बाद जो है भारत को जो है अवसर मिलने वाला है, शुभ अवसर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? सत्यपाल सत्यपाल मलिक, डॉक्टर कर्ण सिंह, राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू। में लग रहा है राधा कृष्ण माथुर है। राधा कृष्ण माथुर। राधा भी है, कृष्ण भी है, मथुरा भी है। तो तीनों। तीनों नाम साथ में रख लिए, राधा कृष्ण और मथुरा। तीनों नाम जो है, तीनों नाम इकट्ठे ले लिए हैं ये। चलिए, तो ये लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल ये हैं इसमें, राधा कृष्ण माथुर हैं। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? काम के बदले अनाज 11 जनवरी 2000, 2002, 2004, 2006। 2002 2004 है। 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज की योजना प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग का स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 92, 1954, 55, 54, 92, क्या सही करेंगे? 52, 92। निरस्त्रीकरण वाला आयोग कब बना था? कुछ कठिन है, देख लीजिए, जवाब देख लीजिए इसका। 11 जनवरी 1992 है। 1952 है, 52 नहीं, 52 है। अगला प्रश्न आपका है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 विजेता कौन बना? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन बना था? तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, कर्नाटक। इसका जवाब है तमिलनाडु। 2021 में हुआ, तो हो सकता है, फिलहाल परीक्षा तो लंबी जब टल गई है, पता नहीं कब होने वाली है भाई। ये टेट वाला कोई डेट आया क्या भाई, कोई बताएगा? 26 दिसंबर बता रहे हैं। 2 दिसंबर को है। चलिए, अभी कंफर्म नहीं फिलहाल है। नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? नंदकिशोर आचार्य को, देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया है। नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? खिलते हुए अपने को, वो एक समुद्र था, रेत रात आती है मुझको। क्या बढ़िया नामकरण। छीलते हुए अपने को छील रहे हैं लोग भैया, बढ़िया है। चलिए, अगला आपका है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे। खाना पीना वाली माइक बड़ा बंद कर लीजिए अपना। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे मणिक लाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, पंडित नैनूराम शर्मा। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखे थे, और कौन लिखे हैं बता दीजिए। जवाब देख लीजिए इसका। इसका हीरालाल शास्त्री हैं। चलिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया भी है। दशावतार मंदिर को लेकर प्रश्न पूछता है कि कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश। तो दशावतार मंदिर कहाँ पे है? तो इसका जवाब देखिए, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। तो आपके देखिए, न केरल में है ना यूपी में है, और राजस्थान में मैं भी दुविधा में हूँ, राजस्थान या एमपी, दो में से किसी में होगा ये। ज्यादा उम्मीद मुझे तो राजस्थान की है। उत्तर प्रदेश।
यूपी सही नहीं है भाई। यूपी सही काम नहीं है। का ये कुछ गलती फिल्टर किया हुआ है। इसका व्याख्या देखा कंफ्यूजन। जाए, व्याख्या देखा जाए क्या इसका, व्याख्या देखते हैं। ये है कानपुर भाई, में है क्या? ललितपुर में है। गुजरात जिले में से इसकी भारत का सबसे पुराना जाना माना दशावतार मंदिर ललितपुर देवगढ़ में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिरों में से है। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति नर नारायण तपस्या के आकार में है, नाग पर लेटे हुए हैं। ललितपुर में है तो बड़ा भाई कंफ्यूजन कर दिया। कंफ्यूजन में डाल देने वाला प्रश्न लग रहा है। कुल लौट आए हैं, बैक हो गए ज्यादा, काम के बदले अनाज की योजना। तो बैक हो गए हम। अच्छा ठीक ठीक है। सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? सिराज ए हिंद। जौनपुर को है। बिल्कुल जौनपुर ही होगा। वो एक क्वेश्चन और पीछे। जौनपुर ही है ये। सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है जौनपुर। और एक सरकी कोई बादशाह था, उसी के नाम से इसका नाम भी जौनपुर पड़ा था। सरकी वंश जौनपुर की का नाम। स्थापना। हाँ। अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय नहीं था, मुझे लग रहा है शाह आलम था इसमें। शाह आलम ही होगा, मुझे लग रहा है। देखता हूँ जवाब क्या इसका है। शाह आलम ही है। अंग्रेजों का पेंशनर बना था ये। और इसी का पेंशन बनवाने के लिए जो है कि चले वो गए थे, क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। उनको लोगों ने मार डाले थे। राजा राम मोहन राय का अंतमान इंग्लैंड में ही हो गया था। उसी की पेंशन जो पेंशन रोकी हुई थी, तो उसको दिलवाने के लिए जो है एक वकील के रूप में यहाँ से ब्रिटेन जाते हैं राजा राम मोहन राय। और वहां से जो है जिंदा वापस नहीं नहीं आ आते हैं। पाते। बनवाली किस नदी के किनारे है? बनवाली, वही तो हमको भी नहीं पता है कहाँ से आया हुआ है। अरे बनवाली चौथा की घाटी। सतलुज ये तो रंगोई। घग्गर हो। जवाब देखिए, रंगोई है। और रंगोई नदी पहली बार ही मिल रही है। राजस्थान। चलिए, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत, सी रंगराजन, राज मन्नार और के संथानम। श्रीरंगराजन। चलिए भाई, आपका जवाब सही है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है सी रंगराजन है। बिल्कुल सही जवाब आपका मिला। एक मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है भाई? चलिए, पहली बार मिला ये भी है। ये मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। मयूर तो मैनपुरी। वैसे बहुत ज्यादा है। मयूरों मैनपुरी। मयूरों की कमी थोड़ा नहीं है। मोर मयूर रक्षण की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के मोर फैले हुए हैं और बहुत नुकसान करते हैं ये लोग। मथुरा में है ये। मथुरा है। मथुरा। भाई कृष्ण का जगह तो वही है। भाई मथुरा है। कृष्ण सर पे जो है मोर को लगाते थे। और जानिएगा कि मोर जो है मोर के साथ भी जुड़ा हुआ है। सारे मोर राजा जो मोर राजा थे, उनके साथ भी मोर शब्द जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं पहले मोर पालने वाला काम करते थे लोग। और सौभाग्य की बात है कि आपके राष्ट्र की जो पंछी है, राष्ट्रीय पंछी है, मोर ही है भारत का। कहीं कहीं उसी से से हमारे लिया। इतिहास से संबंधित है ये। उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता किस अनुच्छेद में बढ़े थे? श्रमिकों की सहभागिता किस अनुच्छेद में बढ़ रहे थे? किस अनुच्छेद में मार रहे थे? हाँ, तो तो भाई ऑप्शन अनुच्छेद इसमें तो दिया नहीं, यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद और तो दिया नहीं है। कहाँ बढ़े थे, मतलब ये जानिए कहाँ बढ़े थे। विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और ऑक्सफैम के द्वारा। मुझे लग रहा है यूएनओ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसी का ले LIO है। चलिए, दूसरा चीज है ये, ऑक्सफैम के द्वारा है ये। ऑक्सफैम के द्वारा जो है कि मतलब इनकी सहभागिता के बारे में वर्णन है। समानता वायरस रिपोर्ट, समानता वायरस रिपोर्ट किसने रिपोर्ट है। प्रकाशित की?
समानता वायरस रिपोर्ट, कि भैया कौन सी वायरस रिपोर्ट आ गई है। वो भी लिख रहा, लिखने में कुछ गलती इसके हुई है, कुछ लिखने में गलती हो जाती कभी कभी, वायरस नहीं हो कुछ और होगा। ये व्याख्या देखते हुए इसकी है, ये ऑक्सफैम के द्वारा लिखा हुआ व्याख्या, जरा देख लीजिए इसका है क्या क्राइटेरिया। वायरस रिपोर्ट लिखा वही है भैया, असमानता। वायरस रिपोर्ट ऑक्सफैम ने प्रकाशित की। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कोविड-19 महामारी में भारत और दुनिया भर में मौजूद असमानताओं से अत्यधिक वृद्धि की है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन, अच्छा वायरस रिपोर्ट माने वही कितना समय कितना क्या हुआ इसमें। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं कैसे जो है। सब तेजी में समझ नहीं आता है कहाँ चला जाता है। अपनी पत्नी कहाँ से क्वेश्चन दे रहा। दशावतार बहुत पीछे चले गए। चलिए ठीक है, अगला देख लीजिए। अब अगला आ गया परिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपकी इन्वायरमेंट से भी है। परिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। एजी ट्रांसले के द्वारा, ईपी ओडम के द्वारा। ट्रांसले का भी नाम मिलता, दोनों का योगदान नाम आता है। एजी ट्रांसले के द्वारा यहाँ सही किया गया है। उनकी अवधारणा की प्रथम बार किसने दिया था, इसका एजी ट्रांसले ही सही है। चलिए, गदर पार्टी वाला परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, बता दीजिए फिर। हरदयाल है। लाला हरदयाल कहाँ पे स्थापना किए थे इसकी, किस देश में। लंदन में। किस देश में, कहाँ पे। लंदन में किया था। अमेरिका में किए थे। अमेरिका में इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था। लोक लेखा 21 में है शायद। 1921 का डेट है। 1921 का डेट है। माध्यमिक कारिका के रचयिता कौन है। माध्यमिक कारिका के रचयिता कौन है। नागार्जुन, प्रसंग, वसुबंधु और धर्मकीर्ति। नागार्जुन माध्यमिक के कुछ लिखे हैं, तो नागार्जुन ही हो सकते हैं इसके हैं, तो नागार्जुन ही है। ये माध्यमिका ये वाला सिद्धांत जो कुछ है करके है, इसके में लग रहा है नागार्जुन है, कुछ उसमें लग रहा है सिद्धांत कोई है माध्यमिक का। गोखुर या चाप झील कहाँ पाई, गोखुर चाप झील कहाँ पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे, समतल मैदानी भागों में, गहरी नदी के किनारे। समतल मैदान, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे ही होनी चाहिए, ये भी हमको भी लग रहा है। बालू द्वारा निर्मित। समतल मैदानी भागों में लिखा हुआ भाई। गोखुर या चाप झील जो समतल मैदानी भागों में है। लैगून झील जो है, ये जो नदियों किनारे, समुद्रों किनारे लैगून झील मिलती है, लैगून झील। और गोखुर या चाप झील जो है समतल मैदानी भागों में ही है। पवन की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है, जो पवन गति को मापता है। वात दिग्दर्शी, पवन दिग्दर्शी आरेख, वायु दाब मापी और पवन वेग मापी, क्या सही कहेंगे। दाब तो प्रश्न भाई गति मापने का है, दाब कौन मापना है। वेग मापी अंत में दिया, अगर शब्द सही होगा तो वही सही है, डी वाला। और बाकी पवन दिग्दर्शी आरेख है, दिशा वाला आरेख है ये। वायु दाब मापी है, ये भी अलग चीज है। तो देखते हैं सही क्या करता है इसको है। नंबर होगा। देखिए शब्द को लेकर के वही सही है, पवन वेग मापी। मानव शरीर किन 5 तत्वों से बना हुआ है। चलिए भाई, रामायण याद करिए, बताइए। रामायण में चौपाई लिखी हुई है,
चित जल पावक गगन समीर। बिल्कुल सही। तो छित माने हो गया, क्या हो गया? छित जल छित जल, पावक गगन छित जल, समीर। छित माने हो गया आकाश हो गया, जल माने ये हो गया, पावक माने अग्नि हो गई, गगन नहीं, छित माने, गगन छित मीन्स माने पृथ्वी, छित माने पृथ्वी, छित जल पावक गगन और समीर, यही है 5 वायु से। यही 5 आपके पंच तत्व हैं जो शरीर में आपके मिले हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये जैसे बना कमांडेंट अपना शरीर है। कमांडेंट में पहुंच गया, यूपीएससी का है। चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी जाती है? जो चिप्स खाते हैं आप लोग हैं, उसमें भाई गैस कौन सी भाई, बिल्कुल बिल्कुल कुरकुरा रखता है एकदम, है वो खराब नहीं होने देता उसको। तो गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या भर दी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जवाब यहाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम टाइट रखती है उसको, एकदम मतलब जो करते हो बना रहता है, कुरकुरा ही मिलेगा खोलेंगे जब उसको। तो चिप्स में भारत में प्रयोग होता है। हरित राजमार्गी हैं, भारत में हरित राजमार्गी नीति कब शुरू की गई? भाई हरित राजमार्गी नीति कब शुरू की गई? रोडों को हरा रखने की व्यवस्था, चलिए 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जी। ये आपके आया हुआ यूके पीएससी आरओ और पीसी आरओ 2020 जो में आया आज है। सर्वोच्च 2020 न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, 65 वर्ष। 65। भैया न्यायाधीश लोग बहुत बहुत लंबी उम्र तक काम कर सकते हैं, हम ही लोग समस्या हम केवल 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। 50 वर्ष में सरकार जबरदस्ती रिटायर कर रही है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उस पर बताया भारत के किसको देता है? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल बिल्कुल जवाब सही है, त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही है। अशोक के सारनाथ स्तंभ का कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? भाई अब देखिए, हमने हम लोगों ने कहा नहीं कि हम लोग खाली शेर शेर देखते हैं, नीचे भी कई चित्र हाथी घोड़ा के हैं, इसमें से एक चित्र नहीं, उसमें बताइए कौन सा? गहरा नहीं है। गहरा नहीं इसमें है, सही बता रहे हैं। घोड़ा भी है, हाथी भी है, शेर भी है, गैंडा नहीं है। गैंडा नहीं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? उससे गुप्त वैश्य हैं शायद। सुशास्प, चक्रपाली, पड़दंत और पुष्पगुप्त वैश्य। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है, ये गुजरात में। वैश्य ने की स्थापना करवाया था। कहाँ पे है? गुजरात में झील। झील जो है शायद इसका किसी ने जीर्णोद्धार भी करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने करवाया था, जल्दी परीक्षा में कोई आया भी था, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। चलिए अभी व्याख्या खोलेंगे तो कहीं और जाके परेशानी खड़ी करेगा ये। अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? संकेत, साकेत, शक्तिनगर, भक्तिनगर। शक्तिनगर, भक्तिनगर। जवाब दीजिए। सही सब मतलब फैजाबाद में अश्वघोष का जन्म। जी। अयोध्या। बौद्धों का रामायण किसने लिखा है? बौद्धों का रामायण किसने लिखा है? नाम बताइए, बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहते हैं, अश्वघोष ने इसको लिखा है। और शायद तीसरी संगीत में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पे था ये, तीसरी बहु संगीत जो हुई थी। अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? अब ये याद आ जाएगा कि तीसरे में था, चौथे में था ये। कनिष्क की बहु संगीत तो वहां पे हुई थी, कनिष्क वाली बताई, कनिष्क बहु संगीत कहाँ किया था? कुंडलबन जम्मू कश्मीर में, कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुई थी।
हाँ। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में हुई थी, इसका मतलब जो है कि वहाँ पे चौथी घोष संगीत में था एसो घोष। चलिए हमारे लिए भी आसान हो गया है पढ़ाना। क्या 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? मुस्लिम लीग कहाँ पर बनी थी? ढाका बांग्लादेश। ढाका ही सही है। सही मुस्लिम लीग की स्थापना, देखिए दो चीजें याद रखेंगे यहाँ से आप, जैसे 1906 का रेडी परीक्षा में पूछा हुआ है, और कहाँ बनी थी मुस्लिम लीग की, इसको ढाका में इसकी स्थापना की। ढाका माने आपका नेपाल पड़ेगा ढाका ने, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये नंबर है। CO2H2O। बताइए भाई, ये नंबर विज्ञान बताएं इसको, क्या सही करेंगे? पहला पहला सर। पहला वाला सही इसका है, CaSO4 2H2O। और जिप्सम जो होता है आपका एक भूमि सुधारक भी है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, या पैर हाथ पैर टूटने पर इसका प्लास्टर बनता है, उसमें भी मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है जिप्सम। और घरों में प्लास्टर करने के लिए या जो पीओपी लगवाते हैं उसमें भी काम आता है जिप्सम। जिप्सम भी मुख्य तत्व उसका भी पीओपी का होता है। तो ये सूत्र हो सकता है परीक्षा में पूछे ले आपसे, CaSO4 2H2O। परमाणु बम में किस सिद्धांत पर काम करता है? अभी इसके पहले चर्चा किया था हमने, बता दीजिए भाई, इस पर काम करता है परमाणु बम की विखंडन। देखिए नियंत्रित नियंत्रित दिया हुआ है, नियंत्रित होता है क्या नियंत्रित होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बताइए क्या सही करेंगे आप इसमें? थोड़ा सा अलग मैटर करके याद दे दिया इसने। परमाणु बम है तो नियंत्रित करने की आवश्यकता क्या है? बताइए, परमाणु बम को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्या है? भाई नियंत्रित तो परमाणु भट्टी करेंगे आपने। हाँ, जब ऊर्जा के उत्पादन में होगा तब। परमाणु बम अगर फोड़ना है तो आपको नियंत्रित करने, तो भाई फोड़ के जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विनाश करो, तो उसको नियंत्रित कहाँ करेंगे आप? फिर वो अनकंट्रोल में हो जाए। अनियंत्रित परमाणु बम अनियंत्रित होता है, परमाणु भट्टी नियंत्रित होती है। परमाणु भट्टी सही जो है। जिसमें आप जो ऊर्जा पैदा करते हैं आप, जो वो नियंत्रित होती है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए आप जो है D2O का प्रयोग करते हैं, कैडमियम की छड़ डालते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको परमाणु बम में नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि आपको अनियंत्रित होता है। तो सब कुछ जानते रहेंगे तभी गलत कर जाएंगे आप। कंफ्यूजन रहता है। अगला है, जजमानी व्यवस्था का सप्तम अध्ययन किसने किया? जजमानी जजमानी व्यवस्था, जजमान जजमान आए हैं, तो जजमानी माने जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा इसमें से? पंडित लोग जब आते हैं नहीं। पंडित लोग बात लगभग वैसे कुछ है। जजमानी वाली व्यवस्था जो है, इसे पंडित के पास जो वो जाते हैं उसी को जजमान कहते हैं। WH वाइजर कहते हैं हमारा जजमानी है ये हमारा परिवार जो है कि हुआ है, लोग का बोला अपना 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 वो लोग क्षेत्र बांटे रहते हैं कि क्षेत्र में हम जाएंगे, क्षेत्र में हम जाएंगे, इतना हमारा कब्जा उठुआ लेने नहीं, हम बदाम आते हैं, बदाम बुरिया ले घूमते हैं, कहता हमारा छुआ है, खरियानी हमारे है। तो बुरिया ले खरियानी मांगते हैं, मतलब वो आपको प्रजा मानते हैं, आपको मतलब आप उनकी प्रजा हैं। और सारी जो है, सही बात है कि आप उनके दिमाग पे आपके वो दिमाग की खेती करते हैं वो लोग। और उस खेती में हम लोगों से चावल गेहूं और फसल और पैसा रुपया दिमाग जो भी लेना होता लेते हैं हमसे। हो फसल पैदा नहीं करते हैं, वो दिमाग की खेती करते हैं। और हम लोग उनके जो है फसल उनके हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उनको देते हैं।
चलिए, हमारे राष्ट्रीय खेल यहाँ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोई इम्फाल, नहीं। ग्वालियर, कोहिमा, ऋषिकेश। राष्ट्रीय खेल ऋषिकेश। विश्वविद्यालय। ऋषिकेश। हमें भी लग सही रहा है नाम है। ऋषिकेश है, देखता हूँ जवाब क्या सही है। चलिए, इम्फाल लिखा हुआ है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका जो है इम्फाल में है। इम्फाल मणिपुर। अच्छा हाँ सर, इसी में उसको हिमा दास को सर वो कुलपति बनाया गया है। अच्छा, हिमा दास ने किसमें किया था, क्या किया था? हिमा उठा वजन वाले में थी ना हिमा जी दास? सर, पहला महिला कुलपति वही है हिमा दास, इस विश्वविद्यालय के। खेल विश्वविद्यालय। ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है इम्फाल है जो। मणिपुर इम्फाल। चलिए, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग कब बना था भारत में? 1947, 1948, 1952, 1950? क्या सही 1952 करेंगे? है। 1950 डेट इसका है, मतलब तुरंत बना था ये। भारत आजाद होने के बाद तुरंत जो है संविधान लागू होते ही इसका काम हुआ था। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? उसका जवाब है 22 लोग होते इसमें हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, सलेम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। ये आना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हैदराबाद में। बता दें, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में है, हैदराबाद में नहीं है। और हैदराबाद में कोई दूसरा। प्रथम बार आपका क्या बोलते हैं जहाँ पे मानसून पहली बार पहुंचता है तिरुवनंतपुरम में 5 जून को, तो तिरुवनंतपुरम ही है। केरल की राजधानी शायद तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है भाई? तिरुवनंतपुरम। तो प्रथम बार जो है यहीं पे आपका जो है मानसून फुटता आकर प्रस्फोट होता है मानसून का 5 जून को। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाले युक्त को क्या कहते हैं? डीसी प्रत्यावर्ती माने एसी होता है, होगा आपका। प्रत्यावर्ती माने एसी और दृष्टि का मतलब डीसी। जी सर। दृष्टि धारा मतलब डीसी होता है, डायरेक्ट जो चलती है। और प्रत्यावर्ती मतलब जो रुक रुक के चले। एसी। एसी अल्टरनेटिव जो है करंट, ये एसी होता है आपका। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एक चीज और जानिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और गौर करिएगा। अगर आपको लाइट पकड़ लेगी जल्दी छोड़ भी देगी आपको, एसी छोड़ देती। लेकिन डीसी ने पकड़ लिया, अगर आप मतलब अगर आपको बैठे हुए लाइट पकड़ लिया अगर आपको, तो वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो झटका नहीं मारेगी आपको। प्रत्यावर्ती में क्या होता है, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, एक बार पकड़ेगी पुनः छोड़ेगी, उसी में झटका जाएंगे आप। लेकिन दृष्टि धारा जो होती है, ये वाली जो होती है, ये डायरेक्ट पकड़ लेगी आपको तुरंत। ज्यादा खतरनाक होती है, एक बार पकड़ने के बाद छोड़ती नहीं बच्चों को। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज्यादा आवश्यकता है दृष्टि धारा को लेकर के। डीसी जो चलता है, मतलब अगर बैटरी दोनों तारे अगर मिल के चपक लिए अगर आपको जो है, मामला गड़बड़ है आपका है। प्रवर्धक। तो उसको क्या सही करेंगे भाई? दृष्टिकारी, प्रवर्धक। प्रवर्धक दृश्य का। चलिए, दृष्टिकारी यहाँ सही किया हुआ है। पता नहीं मतलब क्या इसका है। उसी को सर दृष्टिकारी कहते हैं। अब क्या चीज है भाई, कोई पता नहीं इसके बारे में। ये आपका आया प्रश्न उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय सम्मुख घ में आया हुआ है, परीक्षा 2020 में। हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? मथुरा, बनारस, वृंदावन, झांसी। अभी जल्दी में हरिदास का मंदिर तोड़ा गया था। चलिए, वृंदावन सही हो गया हरिदास। भारत में कजली आर्द्रभूमि किस क्षेत्रीय राज्य में स्थित है? कंजली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, गुजरात में? कहाँ पे है आर्द्रभूमि, कहाँ पे है ये? इसका जवाब पंजाब है।
ये कंजली आर्द्रभूमि जो है, नमभूमि आपकी ये पंजाब में है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश। शुंग वंश ने ही मौर्य वंश का अंत भी किया था। बताओ किसने अंत किया था भाई? शुंग किस राजा ने, किस शुंग वंश शासक ने मौर्य वंश का अंत किया था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। बृहदत्त को मारा था, सेनापति था, बृहदत्त का सेनापति था वो, जी और सर। सैन्य व्यवस्था देखे समय उसकी हत्या किया था। अब इसका अंतिम शासक कौन था बताना आपको। बस देवभूति जो है इसका अंतिम शासक था शुंग वंश का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? अभी इसके पहले प्रश्न आया था शायद, एक बार और पहले आया था। 65 वर्ष तक दिया था उसमें। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? मौर्य। नहीं, पहले मौर्य ने ही किया था सर। मेरा लग रहा गुप्त वंश है ये। मौर्य ने बिल्कुल, आपका मौर्य वाली बात कर रहे हैं तो आपका अशोक भी, अशोक जो था शैव धर्म का अनुयायी था। हाँ हाँ, शैव शैव। वैष्णव नहीं था वो। हमें लग रहा है कि इसका जवाब गुप्त वंश होगा। देखता हूँ जवाब क्या सही इसका है। गुप्त। तो गुप्त वंश ही सही है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? खजरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह। रानीगंज। हरिया। भाई गाना चला था ना, बलम गोई ने झरिया। खरिया। तो एक तो मामला लेकिन भाई सबसे बड़ा जो है क्षेत्र रानीगंज है। ये पश्चिम बंगाल। रानीगंज पश्चिम बंगाल में ही शायद है। व्याख्या देखा जाए तो उसका मिलेगा, लेकिन वही बात है कभी पता नहीं कहाँ घुमाता है, हमको समझ नहीं आ रहा है। व्याख्या में इसके जो जाते हैं कहीं और घुमाने लगता है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। इस सचिवालय खा और गा की भर्ती में 2020 में आया हुआ है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? आप लोगों ने पढ़ा, बताइए। अनुच्छेद 356। कैसे है? 52, 56, 60। राष्ट्रपति 56 वाला राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 के अनुसार है ये। सी वाला सही होगा इसका। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रह का समूह है, बताया गया। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, चर्चा इस पर हुई है। जब मैंने बताया था, पढ़ाया था आप लोगों को, जब ग्रह के बारे में चर्चा मैंने किया था कि जो क्या बोलते हैं, तब उस पर बताया था वहां पे मैंने आप लोगों को। आंतरिक ग्रह कौन होते हैं, बाह्य ग्रह कौन होते हैं, पार्थिव ग्रह कौन है, बृहस्पति तुल्य ग्रह कौन है। तो बताइए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी के पहले वाले जो ग्रह हैं, क्रम से इधर से बढ़ेंगे आप बुध की तरफ से, जो पृथ्वी के पहले वाले ग्रह जो अभी हैं वो सब के सब आंतरिक ग्रहों में आते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये चारों ग्रह आपके पृथ्वी के पहले के हैं। और पृथ्वी के बाद वाले ग्रह आपके बृहस्पति तुल्य ग्रह या बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। ये पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो आपका डी वाला सही इसका होगा जवाब। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है आंतरिक ग्रह आपके हैं, जो पृथ्वी के पहले हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और क्रम की बात अगर आती है सूर्य को लेकर के, 5वें नंबर पृथ्वी आपकी आती है। सबसे पहला नंबर आपका बुध आता है, तब शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूत्र आप लोग जानते हैं। सूत्र किसी को याद है क्रम वाला? सूत्र किसी को याद है? क्रम से कैसे याद कर लेंगे ग्रहों को आप? बोले ना आपको, कोई बताए? जो पढ़े हैं उनको तो याद होना चाहिए। मान लीजिए आप लोग नहीं पढ़े हैं, जिनको पढ़ाया मैंने उनको याद होना चाहिए क्रम क्या है इनका। क्रम कैसे याद करेंगे ग्रहों का? सूत्र इसका था, पृथ्वी की मंगल कामना के लिए, बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए
बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण वरुण को यमलोक भेज दिया। तो बस से बुध शुक्र हो जाता है, उसके बाद पृथ्वी हो जाता है। लेकिन भाई ये क्रम कैसे है? पांचवा नंबर पृथ्वी कैसे आ गई? पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए बृहस्पति ने शनि के दोनों चारों गरुड़ को हम लोग भेज दिया। तो पृथ्वी किस नंबर पे आई? पृथ्वी किस क्रम पे बताया जाता है? चौथे नंबर। यहाँ पृथ्वी तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। बुध शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी ही तो आती है। तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। पृथ्वी आपकी जो है तीसरे नंबर पर है। हमने गलती किया था, पांचवें नंबर नहीं, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आपकी है। तो बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण और वरुण को यमलोक भेजा। अब तो यम तो हट गया पूरी तरह से आपके हैं, 8 ग्रह ही बचे हुए आपके हैं। तो एक बार सुन लीजिए, बस माने बुध और शुक्र। बा से एक बुध कर लीजिए, सा से एक शुक्र कर लीजिए। पृथ्वी की मंगल कामना के लिए, पृथ्वी और मंगल की कामना के लिए बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों, उसके बाद बृहस्पति बाद शनि आएगा, और दोनों चेले कौन से हैं? अरुण और वरुण है। और भेजना कहाँ उनको है? यमलोक भेजना। यमलोक तो यम जो है अंतिम ग्रह, यम तो अब शुद्ध ग्रहों में आ गया है। 2006 में ICUN करके एक जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस को देखता है, उसने कहा कि शुद्ध ग्रहों में आता है, क्योंकि जो था यम जो था वरुण के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा था और बहुत छोटा भी है, इसलिए उसको वहां हटा दिया गया। अब इसमें आपका यम जो है, यम माने मृत्यु के देवता होते हैं, यमराज इसको हम कहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ग्रह उपग्रह जो है यमराज बन गए, और उसको हम मानते भी आज तक आ रहे हैं कि हम हमारे मृत्यु को, प्राण को लेने के लिए यमराज आएंगे वहां से। मतलब यम ग्रह जो है वो वहां से आएगा, अंतरिक्ष से चल करके हमारे घर तक आएगा और हमारे प्राणों को यहाँ से ले जाएगा। चलिए, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? जो डांडिया, इसको हम डांडिया बोलते हैं, उसका संबंध किससे है? नवरात्रि से है, होली से है, गोवा नवमी से है, तीज से? डांडिया तो गुजरात का है। हरियाणा गुजरात बगल है भाई, अलग अलग नहीं है। हरियाणा छड़ी नृत्य वही है, दोनों जगह है ये। हरियाणा और जो आप क्या बोलते हैं, वो दोनों जगह है ये। वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। नवरात्र पे कर। जब आप देखते हैं इसका जवाब क्या है? होगा ना गोगा होगा। नवमी। गोगा नवमी। फिलहाल देखिए, मैं बताऊं छड़ी नृत्य के बारे में, अब इसका हिंदी क्या बनेगा? कहीं डांडिया तो नहीं होगा। डांडिया, डंडा बजाने वाला काम गुजरात वाले करते हैं और ये हरियाणा वाले भी करते हैं। छड़ी नृत्य होगा वही जो डंडा लेकर दोनों पढ़ते हैं, दोनों लोग डांस करते हैं डंडा लेकर के। लेकिन ये डांडिया नाम नहीं, छड़ी दिया, छड़ी नृत्य मानिए। हो सकता है इसी का मतलब डांडिया भी होता हो, लेकिन डांडिया हरियाणा में भी डांडिया होता है, यहाँ पर भी डांडिया वाला काम होता है, हरियाणा में भी होता है। इसे आपके बिहार में छठ पूजा, बिहार के मुख्य रूप से, लेकिन आपके यूपी में भी छठ पूजा होने लगी। पूर्वांचल में धीरे धीरे पूरा पूर्वांचल कब्जा कर रहा है। होता था बिहार में, और पूरा यूपी, पूरा भारत कब्जा करेगा। अब छठ पूजा माने जानते हैं क्या था? ये कहाँ से आया हुआ है? कोई पता किसी को है? अलग तरह से हम लोग कर लेते हैं। बताइए भाई, छठ पूजा के बारे में किसी को पता है? छठ पूजा क्यों लोग करते हैं? कोई बता दे इसमें से, छठ पूजा होता क्यों है? कहाँ से आया हुआ है ये? मतलब प्रथम बार वर्णन कहाँ पे इसका है छठ पूजा संतान का? प्राप्ति करते हैं ज्यादातर लोग। नहीं, प्रथम बार वर्णन कहाँ पे मिलता है इसका? छठ पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बिहार में। छठ माने, मैं बता रहा हूँ, सूर्य जो प्रथम बार कुंती जो थे, जी सर। कुंती ने सूरज की पूजा किया था और सूरज का आह्वान किया था उसने, और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी एज ए कर्ण के रूप में।
जी सर। और वो पूजा जो है वही जनता जो है मतलब तब का, और महाभारत की पात्र कुंती ने जो काम किया था, आज वही एक पाखंड के रूप में हमारे सामने बिल्कुल फैलाए हुए खड़ा है, और जनता बिल्कुल बिना न सोचे न समझे। भाई तो बताओ, सूरज वहां से धरती से, सूरज आसमान लौट कर धरती पे आएगा पूजा लेने के कभी लिए नहीं। आपकी? सूरज वहां से धरती पूजा लेने के लिए आपके आएगा? भाई सूरज सबके लिए है, चाहे वो पूजा घर में बैठ करो चाहे जिसके लिए भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको है। लेकिन ऐसा ऐसा लोग मतलब उड़ाते हैं, जनता उसी में बिल्कुल मस्त होकर, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम जो है एकदम दुनिया बिल्कुल पलटने वाले हैं हमें, कि हमको बच्चे के लिए जो है मतलब बच्चे मांगते हैं सूरज से लोग हैं, मतलब सूरज बच्चा देगा ला करके। लेकिन चलिए फिलहाल जैसा भी है भाई, अब उस पे हम धर्म कर्म पे बहुत चर्चा करेंगे तो हमारे मंत्री जी हमारे को खफा हो जाएंगे। आगे देखिए, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल। 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 बिल्कुल, देखिए वायुमंडल में ही आपके आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सारी चीजें आपके आती हैं वायुमंडल में। तो पूरी पूरी अगर सब जो उसमें समिष्ट सब कुछ है तो वायुमंडल आपका है, इसको वायुमंडल करेंगे आप। खसरा रोग और रुबेला का कारण क्या है? विषाणु। जीवाणु, विषाणु, प्रोटिस्टा और कवक। विषाणु। विषाणु है वायरस। खसरा, और रुबेला जो है उससे खतरा जो शरीर पे आपके जैसे जो क्या बोलते हैं, जो जो खुजली सी बीमारी जो होती है उसको खसरा के नाम से भी जानते हैं। खुजली उजली आपका जो है दाद, इस तरह की इसी में वो भी शामिल है आपके। लेकिन ये अलग तरह की बीमारी है खसरा आपकी। एक तरह इसका टीका लगता है, बच्चों को लगता है पहले। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत, ग्रेगोरियन, विक्रम संवत और चित्र कैलेंडर, चैत्र कैलेंडर। ग्रेगोरियन। नंबर है। फिलहाल शक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन भी स्वीकार किया गया है, लेकिन अब दोनों यहाँ दिया, समस्या तो यह खड़ी है। वही सबको बोलने मान। वाला था। समस्या तो यह दोनों दिया है यहाँ पे, शक संवत के साथ साथ ग्रेगोरियन भी दिया हुआ है। ग्रेगोरियन ही है। राष्ट्रीय दिवस। देखिए भारत का कैलेंडर तो शक संवत ही है। 78 जो आपकी मान्यता, जो 78 ईस्वी से जो शक के जो गद्दी पर जो बैठा था, तो शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भी मानता है, भारत में मान्यता प्राप्त है। शक संवत के साथ साथ जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर भी भारत में जो है पूरी तरह से मान्यता रखता है। लेकिन जो कैलेंडर की, राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो आपका शक संवत ही है। इसकी ये शुरुआत आधुनिक आपकी राष्ट्रीय। हाँ, और ये तो आप जिसको ध्यान से व्याख्या देखा जाए क्या इसकी, देखिए अभी पीछे के घुमाएगा, समस्या तो यही लेते हैं व्याख्या इसकी। घुमा देता है मोबाइल। भारत का राष्ट्रीय शक संवत कैलेंडर 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश की राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसीलिए राजपत्र, गजट, आकाशवाणी और राष्ट्रीय कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया इसका भी। जाता है। शक संवत को साल विवाहक संवत भी कहा जाता है। इसका आधार गौर सौर गणना है। और आगे पढ़ लेते हैं भाई, क्या इसमें है। घुमाया लग रहा है। हाँ चलिए चलिए, कुछ और आ गया अभी। चलिए एक बार हम बैठ जाते हैं। चलिए मिल गया। तो शक संवत के साथ साथ जो है कि मतलब मान्यता मुख्य रूप से जो प्रचलन में है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही प्रचलन मुख्य रूप से, लेकिन शक संवत को भी मान्यता जो है दी गई है, ये जानना आपको जरूरी है। राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का कौन सा है? शक संवत ही है। लेकिन अलग बात है, प्रयोग में हम ग्रेगोरियन करते हैं, लेकिन सब प्रयोग में हमारा शक संवत हमारा जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है। चलिए, एनसीपीई की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1986, 1990, 1995। 1995 है एनसीपी की स्थापना जो है।
स्पेशल काउंसिल ऑफ टीचर्स। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी आगामी किसके? मलिक गुरिल्ला युद्ध काफूर प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? अग्रगामी। मतलब उसका अगुवाई किसने किया था? मलिक छज्जू ने किया, मलिक बकबक ने, मलिक अंबर ने, मलिक काफूर ने? मतलब गुरिल्ला युद्ध पद्धति शिवाजी को पहले किसने शुरू किया था? गुरिल्ला। गुरिल्ला माने जानते हैं क्या होता है? गुरिल्ला माने जानते हैं आप लोग हैं? क्या बोलते हैं? छापा छापा युद्ध। शिवाजी को जो है कि औरंगजेब कहता था कि पहाड़ी चूहा है, टाइम से निकल करके अचानक चावल खा जाता, पुनः बिल में घुस जाता है। इसका मतलब इस तरह कथन था शिवाजी को लेकर के औरंगजेब का। दोनों लोग समकालीन थे और दोनों लोगों में बहुत संघर्ष हुआ, शिवाजी में और औरंगजेब में। जवाब देख लीजिए इसका, कौन था भैया ये? मलिक अंबर। मलिक अंबर को जो है शिवाजी की छापामार युद्ध पद्धति जो थी, गुरिल्ला पद्धति जो थी, इसका अग्रगामी माना। मतलब इसका यह है कि शिवाजी के पहले जिसका प्रयोग मलिक अंबर ने किया था। अगला है सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं? अच्छा, बढ़िया बंदा। तो कहीं भैया क्या चीज लिखा हुआ है? सुंदर पिचाई एप्पल के हैं सर? किस कंपनी के सीईओ हैं? एप्पल इंक, अल्फाबेट इंक, गूगल इंक, एलसी, बीएनसी दोनों के? भाई एक ही पे दोनों कंपनी के सीईओ कैसे हो सकते हैं? एक ही के हो गए। एप्पल के। चलिए जवाब देखते हैं, जवाब क्या इसका है। बीसी आपका सही है। कहाँ से पढ़ा था भैया आपने इसको? हमारा तुक्का बहुत लगता है। बहुत आज काफी सही हुए, समीक्षा अधिकारी में काफी सही हो गए, बहुत कंफ्यूजन थे, काफी सही हुआ। हिंदी तो बहुत सरल आया था। हिंदी बहुत सरल है। हिंदी तो 5 का लड़का उसमें क्वेश्चन कर देता। इतने सरल क्वेश्चन हिंदी की है जी। चलिए भाई, समीक्षा अधिकारी बन जाइए आप लोग, बढ़िया है। अरे तो अभी फर्स्ट मैं पेपर खराब हुआ सर, फर्स्ट पेपर। अभी मेंस होगा। चलिए, अभी कहाँ? डिजिटल पेपर मिला क्या आप लोगों को समीक्षा अधिकारी वाला? हाँ, अभी को मिला। उसको दिया सर। ततरिया जाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में? हम खोजे कहीं ततरिया मिल ही नहीं रहा है। तमरिया जनजाति। कमरिया जनजाति। तमरिया जनजाति है, पता नहीं, अजीबो अजीब। डिजिटल जेंडर, चलिए ठीक, छोड़िए उसको, जब नहीं मिलेगा तो कहाँ खोया जाएगा। डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के बालिकाओं से, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से, इन सभी से? संजय भाई लगाना तुक्का। सभी सही है। इन सभी से। डिजिटल जेंडर जेंडर एटलस की जो है, बात, जेंडर की बात कर रहा डिजिटल जेंडर एटलस भाई पता नहीं क्या चीज है ये, जाने तो लिंग। व्याख्या नहीं लिखेंगे इसकी। शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? केंद्रीय विद्यालयों से, जवाहर नवोदय से, राजीव गांधी नवोदय से, आदर्श विद्यालयों से? इसमें पता नहीं, आदर्श विद्यालय। प्राइमरी में तो शाला चल रही है भैया, किताबें बहुत सारी शाला वाली आई हुई हैं, कहीं आदर्श विद्यालयों से तो नहीं है? वही होगा। केंद्रीय केंद्रीय विद्यालयों से है ये। शाला दर्पण परियोजना जो संबंध है केंद्रीय विद्यालयों से है। तुक्का गलत हो गया। कभी कभार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 95 नहीं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी है ना? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी 1995। नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? जी नहीं पता। इसका 1976 है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से भाग में चलिए कोई पढ़ा नहीं, ये लोग पुराने जुड़े हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? बाह्य झिल्ली में, मैट्रिक्स में, आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। और माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं आप लोग हैं, क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा क्या बोलते हैं? ऊर्जा घर, शरीर का ऊर्जा घर बोल रही है, पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं। तो इसका जवाब किसी को पता है? एटीपी की संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? आंतरिक झिल्ली। जवाब इसका है आंतरिक झिल्ली में होती है। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? बहिर्मंडल सबसे बाहरी जो मंडल होता है बहिर्मंडल, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम और हाइड्रोजन, नियान और ऑक्सीजन, नियान और ऑक्सीजन, नियान और हीलियम। क्या सही करेंगे? हीलियम और हाइड्रोजन होगा, उसी से सूर्य का या डी में क्या सही करेंगे बताइए? हीलियम और हाइड्रोजन। देखिए, एक चीज और गौर करिएगा, सबसे ऊपर आपके हाइड्रोजन मिलेगा। बिल्कुल, तो ये ना हाइड्रोजन तो है, और हाइड्रोजन साथ साथ हीलियम भी हो सकता है और नियान भी हो सकता है। इसमें हम ज्यादा प्रेफर किसको करें बताएं? नियान को करें, हीलियम को करें? हीलियम और हाइड्रोजन का वो निर्माण होता है। सही है। चलिए, हीलियम और हाइड्रोजन आपका है। जी और ये सूरज का मुख्य अवयव भी यही है। जी, सूरज का इसीलिए बताएं मुख्य अवयव भी यही, दोनों गैसें हैं, हीलियम और हाइड्रोजन ही है। और बहिर्मंडल जो होता है, सबसे अधिक मात्रा में जो इस तरह गैसें जो आपकी मिलती है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ऊंचाई पर आपका हाइड्रोजन ही मिलता है। चलिए, आप लोग उग तो नहीं रहे हैं? बस अब भोजन करना है, बहुत देर हो गई। भोजन करना है। और कोई भाई पढ़ना कोई चाह रहा बताइए? कर लीजिए भोजन आप लोग। माइक बंद करके भोजन करिए आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। और कोई पढ़ना चाह रहा है कि नहीं बताइए? किसी को लेट होगा बताइए। हम तो खा चुके हैं। आप लोग मेरा माइक बंद कर लीजिए, भोजन करते रहिए, कोई समस्या नहीं है, बस सुनते रहिए। घर वाले भी सुनेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी कोई है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? चलिए, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन बम मतलब जनसंख्या बम के लेखक कौन है? पॉल आर लीच, मीडोस, माल्थस, माल्थस, लीच है इसके। द पॉपुलेशन बम के लेखक जो है पॉल आर एहरलिच है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज और पंतनगर। पंतनगर। शायद पंतनगर सही है जवाब आपका, पंतनगर ही होना चाहिए। कुमारगंज फैजाबाद में है। पंतनगर है कहाँ पे भाई, किसी को पता है? वहाँ हरियाणा में पड़ता है। ये वहां से बीज बन के आता है ना गेहूं का, क्या नाम है? जानते हैं, लेकिन उसके जवाब इसका व्याख्या देखते हैं इसके। नगर है कहाँ पे? गेहूं का बीज आता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड में। उत्तराखंड तो उत्तराखंड वहां से में बीज भाई, गेहूं का बीज उत्तराखंड आता है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम की सलाह पर 1960 में की गई थी। विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपके पंतनगर उत्तराखंड में है। ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम की सलाह पर काम किया गया था। बता दें कि लॉर्ड लिंगथिगो के वायरस काल में 1926 में
रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गठन हुआ था। इसके खिलाफ 23 मई 1959 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव एम.एस. किदारी थे। मार्च 1946 में जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन में बदलने के लिए निर्णय लिया गया। 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल डॉक्टर B.P. पाल बनाए गए। बहुत बढ़िया, बहुत बीपी बढ़िया पाल क्वेश्चन ये था। आया था, ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही आया अच्छा था था। बीपी पाल वाला। क्या? ये बीपी पाल करके एक क्वेश्चन आया था पिछली बार PCS में। चलिए, आ सकता है भाई। ये आंसर सारे मैटर बहुत ही बढ़िया दिया इसमें, उसने व्याख्या में दिया हुआ है। मतलब इसके बारे में पूरी तरह से बता दिया कैसे कैसे क्या चीज है ये। तो नहीं, अच्छा अभी थोड़ा सा क्वेश्चन। बैक जाने की समस्या इसकी हो रही है। चलिए, सही इस बार आ गया। तो पंतनगर कहाँ पे है भाई, कोई बता दे पुनः। अब उत्तराखंड में और क्या? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? कानपुर, धामपुर, रामपुर, लखनऊ। कानपुर, लखनऊ। धामपुर, रामपुर, लखनऊ। बिल्कुल लखनऊ ही है। वनस्पति उद्यान जूलॉजिकल गार्डन ऑफ ये लखनऊ में ही है। बोटेनिकल पार्क है ना। काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, ये और भी दोनों में। ये और भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मनाई जाती है, लेकिन उड़ीसा में मनाई जाती नहीं, मुझे पता नहीं हमको है। पश्चिम बंगाल में। चलिए, दोनों सही है। दोनों ए और बी। दोनों सही, दोनों सही जवाब इसका है। काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उड़ीसा से। अब यहाँ सब जवाब एक ही रहेगा आपका, उड़ीसा। ये किस परीक्षा में आया भाई? इस परीक्षा का नाम नहीं दिया इसमें। इसमें नहीं दिया, इसमें भारत दिया में काल बैसाखी होने का समय क्या है? काल बैसाखी। राजस्थान में इसी या एग्जाम 2018 में आया है। मई में मनाया जाता था। मार्च अप्रैल में होगा हमें लग रहा है। तो फिर B नंबर सही। नहीं, B नंबर। चलिए, मध्य मार्च, मध्य अप्रैल दोनों में मनाया जाता लग रहा है। वही बैसाख जो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 75 सही बहुत सही, नवंबर। बहुत बढ़िया। आपकी मेमोरी को सलाम। नवंबर 1975 को कोल इंडिया बहुत लिमिटेड दिन। की स्थापना। तुक्का तो नहीं मारे थे आप? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? धनबाद। बाद सही है, धनबाद, धनबाद। नागपुर, कोलकाता, काठगोदाम। धनबाद होगा सर, क्योंकि बिहार में कोलकाता। कोल इंडिया कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हेडक्वार्टर की बात की है, हेडक्वार्टर की बात की है ना थोड़ा सा। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय आपका जो है कोलकाता में है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? पश्चिम सुभाष बंगाल चंद्र होना बोस चाहिए। जब वो अध्यक्ष चुने जा रहे थे, क्या बोलते हैं, कांग्रेस के, हरिपुरा में गांधी हरिपुरा जी ने का जो विरोध किया और इसी पे रुष्ट महाराष्ट्र। होकर उन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे वो। तब महाराष्ट्र और होगा, सिंगापुर में फॉरवर्ड ब्लॉक। मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे वो, सुभाष चंद्र बोस। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल हो ये। देखा जाए पश्चिम बंगाल सही है। पश्चिम बंगाल ही सही है। तो हरिपुरा अधिवेशन वही याद रखिएगा, मतलब हरिपुरा अधिवेशन में जो विरोध किए थे गांधी जी का, और वास्तव में जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष चुने सम्मान जाते कांग्रेस के, लेकिन गांधी जी काने पे हट जाते हैं वो। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? C.H. अन्नादुरई,
ईवी रामास्वामी, लक्ष्मी नरसु, इथोई थास। रामास्वामी है क्या? इस दक्षिण भारत वाले सब हैं भैया। ईवी रामास्वामी। रामास्वामी, ईवी रामास्वामी। हम्म, किस पंचायती राज समिति ने द्विस्तरीय ढांचे को सिफारिश अशोक मेहता। की थी? किस अशोक पंचायती मेहता। राज समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति और एल सिंघवी। सिंघवी जी। जी के राव, जीवी के के राव। राव समिति, जीवी के राव समिति ने जो है पंचायती राज संबंधी समिति द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। देखिए तुक्का काम करता है, लेकिन तुक्का काम तभी करेगा जब कुछ पढ़े रहेंगे आप। बिल्कुल सही। थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे, हाँ ये नहीं ये हो सकता है, तो संभावना बढ़ जाती है उसके वहां पे। हाँ, लेकिन सत्यता अब की। हाँ थोड़ा सा अगल बगल रहते हैं तो अनुमान लगा कि हाँ इसको मार दीजिए ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है। चलिए थोड़ा सा मेहनत किए रहेंगे तो कहेंगे तुक्का बिल्कुल काम करेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए है। इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार देना है। यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए कार्य कौशलों का प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ये डी नंबर। डी नंबर सही है। सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। सही। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को कम करना, रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना, मातृत्व टिटनेस के रोग को समाप्त करना, शिशुओं को पूर्ण सुरक्षित करना। डी वाला सर है टीकाकरण है। बिल्कुल सही। इंद्रधनुष जो है टीकाकरण का ही कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। सही। धम्म महामाता मीनिंग इन हिंदी, भैया क्या चीज आ गया? आंसर चेक करें भैया, इसका मतलब क्या है? धम्म महामाता मीनिंग इन हिंदी। देखिए भैया उत्तर क्या है इसका, ये कहाँ से आ गया? दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड। तो खोलते कुछ और भी खुलने लगा। नहीं आज। अशोक द्वारा अपने धर्म के प्रचार करने के लिए नियुक्त सरकारी अधिकारी, चाहिए बात है। अधिकारियों को कहा जाता है। अशोक द्वारा अपने विचारों के बारे में प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों को धम्म महामत कहा जाता था। अशोक के 5वें शिलालेखों में धम्म महामतों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अच्छी बात है भाई, धम्म महामत। बाल संगीत किस राज्य का संगीत है? बाउल संगीत या बाल संगीत किस राज्य का संगीत है? संगीत किस राज्य का है? पता नहीं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पश्चिम। इसका जवाब है आपका बाउल संगीत जो है पश्चिम बंगाल का है। इस परीक्षा में आया भाई ये दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2021। ये देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का बांग्लादेश दोनों देशों का भी राष्ट्रगान वही लिखे हैं। राष्ट्रगान का नाम बता दीजिए। राष्ट्रगान कौन सा? राष्ट्रगान का नाम बताइए। जनगण मन। का राष्ट्रगान कौन सा? बांग्लादेश का भाई। अरे सर हाँ बांग्ला आओ मेरे देश ऐसे कुछ करके। अमार सोनार बंगला। अमार सोनार सही। अमार सोनार बंगला ये खत्म हो गया। राष्ट्रगान है, इसको लिखने वाले यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जनगण मन अधिनायक जय है, इसको भी लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे।
और इसी गाने का प्रथम बार कोई अंग्रेजी में भी लिखा था, इसको मॉर्निंग सॉन्ग करके इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था जनगण मनगढ़ का। अब किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, और किसने किया था मतलब अनुवाद भी अंग्रेजी में इसका किया गया था। चलिए, तो इसका जवाब, इसका प्रश्न का उत्तर आपका वही हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है। और बताइए है कहाँ पे, पहली बात है कहाँ पे, विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में ही है शायद, हमको भी वहाँ तो कोलकाता में ही है, पश्चिम बंगाल में। और लाल चलिए जवाब देखें। ग्रेनाइट लाल ईंट। संगमरमर से बना हुआ है। व्याख्या देखा जाए क्या इसकी, ये है कहाँ पे पहले, देख लीजिए जी। इसको व्याख्या देखिए है कहाँ पे। कोलकाता में है, ठीक है। सुंदर स्मारक में से एक, इसका निर्माण 1906 में किया गया था। विक्टोरिया ने 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया था। इस संगमरमर से निर्मित है, इसकी ऊंचाई 200 फीट है। टीपू सुल्तान की तलवार इसी मेमोरी में रखी हुई है। चलिए तलवार उसकी यहाँ रखी हुई है, ये एक बढ़िया म्यूजियम बात है। है, हाँ, संग्रहालय भी है। चलिए कहाँ गया भाई ये। महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? गहरे समुद्र का मैदान, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त। गर्त। ये तो पता सबको है। गर्त। ताकि सबसे गहरी गर्त कौन सी है, नाम बता दीजिए, किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर तो भाई 11,000 11,035 मीटर जो है, ये प्रशांत का मरियाना ट्रेंच है। 11 किलोमीटर है। महासागर में है। इसका जवाब देखिए, जवाब क्या सही किया, महासागरीय गर्त ही सही किया। 4 महासागरीय गर्त हैं यहाँ प्रशांत महासागर में, और सबसे गहरे गर्त जो है महासागर में ही है, आपके प्रशांत महासागर में ही है। 16 कुल का अर्थ क्या होता है? 16 कुल, सभी धर्म का सम्मान है। समान। 16 कुल की नीति हमें लग रहा है अकबर ने लागू किया था ये। जी, सभी धर्म समान है। सही, सभी अकबर धर्म ने इसको समान। लागू किया था 16 कुल की नीति, या उसने जो जो नया धर्म चलाया था उसका नाम क्या है? इसका जवाब यहाँ सार्वभौमिक शांति लिखा हुआ है। आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा की नीति। इसका जवाब देख ही लेते हैं, जवाब क्या इसका है। चलिए, अकबर का नाम तो आ गया। 16 कुल का अर्थ सार्वभौमिक शांति है। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे 16 कुल नीति अर्थात सात शांतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर 16 कुल नीति अपनाई थी। अब्दुल लतीफ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए, तो 16 कुल के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अकबर ने इसे जो है लागू किया था, अकबर ने चलाया था ये। और लतीफ करके एक नाम आया वहां पे। एक चीज और जानिएगा, सबसे पहले अकबर के धर्म को स्वीकार किया था उसने, उसका नाम था बीरबल। सबसे पहले अकबर के जो नया धर्म अकबर चला उसको स्वीकार करने वाला प्रथम जो था वो था बीरबल, नाम था उसका। बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था, 16 कुल नीति को स्वीकार किया था। अजीब जवाब था अकबर का, दरबारी नौरत्नों में एक था। और गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या होती है, क्या नाम उसका, जो गर्दन और सिर को जोड़ती है उसको संधि को क्या कहते हैं? दुराग्र संधि, अचल संधि, हिंज संधि और कंडुक खल्लिका संधि। कंडुक खल्लिका संधि। दुराग्र के लिए दुराग्र संधि है। अब कई संधियां हैं आपके शरीर में, इसको थोड़ा सा नाम अलग अलग सबका है। मेंडुला, कहीं पर आपका स्कंद संधि है, कहीं दुराग्र संधि है। भाई सबका नाम नहीं पता कौन कहाँ पे है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर, इंडो गांगे मैदान पर, दक्कन का पठार पर और छोटा नागपुर पठार। दिया था ये भी, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ बताइए, बताइए इसमें जवाब क्या देंगे आप?
छोटा नागपुर का पठार है क्या? इंडो गांगे मैदान होगा सर। इंडो गांगीय मैदान, हाँ गंगा के मैदान से। वही गंगा का मैदान ही सही है, इंडो गांगे मैदान। इंडिया, इंडो माने हाँ, इंडिया का, गांगे माने गंगा का, मैदान माने मैदान। जब आप देखिए भारतीय गंगा का मैदान। सही है, जी गंगा का मैदान। तो दिमाग लगाएंगे तब पकड़ पाएंगे, इसे उलझा देगा, उलझ जाएंगे इसी में। सही। सियाचिन किस परीक्षा में आया था भाई? ये इंडो गांगेन वाला है, ये भी जलवायु फॉरेस्ट फॉरेस्ट गार्ड। गार्ड। जी। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? सिंगल घाटी, नुब्रा घाटी, गौरी घाटी, चंद्र घाटी। सियाचिन ग्लेशियर जो भारत में क्षेत्र विवाद क्षेत्र है। जी कश्मीर। मुझे लग रहा है गौरी गंगा हो सकता है, ये है क्योंकि शंकर का, जो शंकर भगवान का जो क्षेत्र है, जहाँ पे लोग जाते हैं, चाइना वाले प्रतिबंध लगाते हैं, नहीं आने देंगे यहाँ पे, हम चाइना कब्जे भी में है। वो कौन यात्रा पे जाते लोग हैं? भारतवासी, अमरनाथ। अमरनाथ। अमरनाथ यात्री। अमरनाथ की चाइना वाले, यात्रा। चाइना वाले धुएं विजय नहीं दे रहे हैं, पहले बस लौट आते हैं। अमरनाथ वही जो है कि मानसरोवर देख कर लौट आते हैं लोग, पूरी जाने नहीं दे रहे हैं उधर। तो नुब्रा घाटी है आपकी, ये नुब्रा घाटी है, इसको सियाचिन ग्लेशियर घाटी में स्थित है ये। मुलायनगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? मुलायनगिरी शिखर पहली बार सुने हैं। हम भी पहली बार सुन रहे हैं भाई। मुलायनगिरी शिखर जो है, पहली बार हमारे भी सामने प्रश्न आया है। जवाब यही देख लीजिए, इसका जवाब क्या होगा। कर्नाटक का पठार है ये। इस शासक को प्रियदर्शी कहा। भाई अब बाकी लोग शांत हैं, थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, बाकी लोग बोलने दीजिए। सभी लोग मौन धारण कर लिए पूरी तरह से, लग रहा है। ओके। कुसुम और जूही और प्रेम कुमार, आप बिल्कुल लोग शांत हैं, क्या बात है? आज हो रहा है बर्तन उर्तन धुलने का। अच्छा, काम दाम चल रहा है इसमें। हाँ भाई, ये भी सही है। खाना ये सब। इस शासक को प्रियदर्शी बताइए, किसको प्रियदर्शी कहा जाता है? ये तो सबको पता है। अशोक। चलिए, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अशोक इसका हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसके बारे में चर्चा हमने किया था, पढ़ाया था इन के बारे में। जब बता दीजिए भाई, सुरक्षा परिषद में जो 10 लोग एक्स्ट्रा चुने जाते हैं, 5 लोग तो अस्थायी होते हैं, 5 देश आपके हैं, बाकी 10 देश और उसमें होते हैं अस्थायी के रूप में। तो उनका बताओ कार्यकाल कितना समय होता है? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? क्या करेंगे आप लोग, क्या सही करेंगे? 2 वर्ष। चलिए, जवाब सही आपका है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। बताइए 5 अस्थायी कौन कौन देश हैं उसमें, वीटो पावर वाले? अमेरिका, रूस, जापान, चीन। जापान, अमेरिका। गलत बता रहे हैं, जापान नहीं उसमें है। रूस, अमेरिका, चीन, और ब्रिटेन, इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड है, जापान नहीं उसमें है। जापान आपके अस्थायी सदस्यों में, सब जो जो देश हारे थे, हारे हुए देश उसमें शामिल नहीं है। मित्र देश ही, मित्र देशों का ही उसमें क्या नाम है, वीटो पावर मित्र देशों को ही दी गई थी। तो आपका ब्रिटेन तो उसमें क्या, जापान तो हार गया था उसमें, तो जो इधर था, तो जापान को कोई शक्ति वहां नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? चलिए, प्रश्न आ ही गया अब तुरंत वही भाई। तो बताइए कितने लोग होते हैं भाई, बता दीजिए। 10। 10 संख्या इनकी होती है। 10 होते। भारत के किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? हुगली नदी। साबरमती, यमुना, सिंध, हुगली। हुगली साबरमती। नदी होनी चाहिए।
नहीं नहीं, हुगली हुगली है नदी है भाई, पहले हुगली नदी है। फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री हुगली नदी पर ही डचों ने शायद स्थापित किया था, डचों ने। हिमालय का भूभाग किससे बना हुआ है? हिमालय का भूभाग किससे बना? संगमरमर से, चाक से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से? ग्रेनाइट। हिमालय का मूल भाग किससे बना है? संगमरमर, चाक, चूना पत्थर, ग्रेनाइट? चूना पत्थर है, ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सही किया है। किस परीक्षा में आया भैया ये? फॉरेस्ट वाले में भी आया है 2021 में। वन रक्षक। 1928 में बारदौली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? बारदौली वाले में मुख्य नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दिया था, जी वल्लभ भाई सर। पटेल को। तो 1928 में बारदौली वाला सत्याग्रह हुआ था और वहां की महिलाओं ने इन्हें जो है सरदार की उपाधि दिया था। इसी में लाठियों केंद्रीय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागा? पहली बार मिल रहा है भाई हमको, अभी तक मिला नहीं था कहीं ये भी पहली फॉरेस्ट बार है। में गार्डन में आया है 2021 में। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे गए। एक दो चार प्रश्न तो ऐसे रहेंगे ही जो आपको पहली बार मिलेंगे, और बहुत इसी तरह से प्रश्न आप पढ़ते रहेंगे। कभी ऐसा समय आएगा जब सबकी अधिकतम आपको मिलेगा कहाँ पढ़ा हुआ सब है। पढ़ते रहिए, बस खाली से पढ़ते रहिए रोज, और हिम्मत है पढ़ने की। अभी देखिए लंबा चौड़ा भी है, तो ये 8 तक हुआ बहुत भी है। पढ़ाई पढ़ाई चलिए अब कल, सर। चलिए अब कल देखिएगा आप लोग, ज़्यादा समय हो गया। अब 9, 10, 11, 12 हम जो कल पढ़ाएंगे आप लोगों को इसके बारे में। अब ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।